Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel. So we are back with our Bridge the Gap MCQ series. तो नेट लॉ का एग्जाम डेट नोटिफाई हो चुकी है, तो तैयारी पूरी अच्छे से होनी चाहिए सो एज वी कुड विन द डी डे। तो हमारा पहला जो सब्जेक्ट जिसके साथ हम शुरू कर रहे हैं वो है फैमिली लॉ के एमसीक्यूज। एंड ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू एस इट पर्टिकुलरली, क्योंकि इसमें से बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बी इट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस, बी इट assertion बेस्ड क्वेश्चंस, बी इट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बी इट लैंडमार्क जजमेंट्स क्वेश्चन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हर एक एमसीक्यू के साथ कुछ नई चीज भी सीखेंगे जो आपके एग्जाम को एस करने में जरूर मदद करेगा। चलिए, सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हिंदू लॉ इज अ सिविल लॉ, पर्सनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और अ क्रिमिनल लॉ। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो रही है, तो आप लोगों को हमेशा अपना 10 सेकेंड का ही टाइम लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो द राइट आंसर इज पर्सनल लॉ। वैसे तो सिविल लॉ हो सकता है इसका आंसर, लेकिन जब भी हम फैमिली लॉ की बात करते हैं तो हम लिखते हैं जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ। तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देखना होगा, ठीक है? सो द राइट आंसर हियर इज पर्सनल लॉ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मनु, which of the following are the sources from which knowledge of Hindu law is to be derived? श्रुति, स्मृति, अप्रूव्ड यूसेज, पुराण्स। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है? कस्टम्स के टॉपिक से है। कस्टम्स, सोर्सेज, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब जो सोर्सेज हैं वो तो श्रुति और स्मृति दोनों ही है, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है मन्नु के हिसाब से कौन सा होगा। सो द राइट आंसर इज स्मृति, मनुस्मृति, जो कि हमने पढ़ा भी हुआ है। नेक्स्ट, अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि अक्सर बच्चे इस टाइप के चीजों को याद करना प्रेफर नहीं करते, कि उन्हें लगता है चलिए बैराक पढ़ लेते हैं हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो स्टार्टिंग के 2-3 सब यूनिट्स हैं हमारे यूनिट के, वो हमें मिस आउट नहीं करने हैं क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें लिखा है कि दया भागा इज ऑथर्ड बाय विजनानीश्वरा, यज्ञवल्क्या, जिमुतवनः, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज सी। अब ये मुझे जरूर बताइएगा कि ऑप्शन बी और ऑप्शन ए का नाम यहाँ क्यों मेंशन है। उन्होंने भी क्या कोई हिंदू फैमिली लॉ के लिए क्या कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया है जिसके कारण ये चीज इन ऑप्शंस में आई है? इस चीज को हमें देखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा इज अ कमेंट्री ऑन मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, प्रशरा स्मृति। यहाँ द राइट आंसर इज यज्ञवल्क्य। तो आपको यहाँ से क्या चीज पता चली कि दया भागा तुम्हारे जिमुत वहना ने लिखा है, और जो मिताक्षरा की कमेंट्री है वो हमारी यज्ञवल्क्य ने लिखा है, और मनुस्मृति हमारे मनु ने लिखा है। तो यही अप्रोच अगर आप घर पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यही रखना है कि एमसीक्यू जरूरी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एमसीक्यू यही सेम आपका पेपर में आएगा, लेकिन हाँ ये कंसेप्ट आ सकता है। अब देखिए, क्या पता ये क्वेश्चन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 के टाइप्स में आ जाता। एक जगह ये सारे कमेंट्रीज के नाम लिख देते और एक जगह इन सबके नाम लिख देते और बोलते चलिए मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है, आपके दिमाग में वो कंसेप्ट है, तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, है ना? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ आर श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट कमेंट्रीज, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अब तक तो इतने हमने ये 3-4 क्वेश्चन जो पिछले कर रहे हैं उससे ये चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। एक बात मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली बताती हूँ कि यूजीसी नेट लॉ के एग्जाम में हमेशा नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा नेगेटिव क्वेश्चंस। नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन में नॉट छुपा होगा, कुछ नेगेटिव ऐसा टर्म छुपा होगा जो जनरली बच्चे जल्दबाजी में ना देखें और क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर पाए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस हमें गलत नहीं करने हैं। क्या क्या ऑप्शन है? प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, धर्मशास्त्र,
justice, equity and good conscience? The right answer is धर्मशास्त्र। तो अब आपके पास एक और चीज आपने यहाँ से क्या सीखी कि भैया मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ क्या क्या है, प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेशन है, इंटरप्रिटेशन जो जो हो रही है, वही सब तो मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस है। तो देखिए पूरा हमने 5 क्वेश्चन से पूरा सोर्सेस का के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस समझ लिए, अब चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हमसे पूछे जाए पेपर में। Next, again, assertion and reason-based question, the most favorite part of UGC NET law exam. Shrutis and Smritis from the greatest treasure house of Hinduism. Reason. Shrutis and Smritis are considered immemorial, timeless, and eternal. Both A and R are true, but R is not the correct explanation. A and R are true, R is the correct explanation. A is true, R is false. A is false, R is true. बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का द राइट आंसर विल बी बी, क्योंकि ये एग्जैक्टली सही एक्सप्लेनेशन है आर टू द ए असर्शन। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस ऑफ अ महंत ऑफ मठ इज ट्रस्टी, कॉर्पोरेशन सोल, ओनर ऑफ मठ प्रॉपर्टी, मैनेजर ऑफ मठ। अब ये देखिए, ये आपको बैराग से पढ़ने से नहीं आएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपने कोई लैंडमार्क जजमेंट इसके ऊपर पढ़ रखी होगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ बैरक स्पेसिफिक मत रहना, आपको लैंडमार्क जजमेंट का जो निचोड़ है ना उसको भी याद रखना होगा। ये भी नहीं कि बस लैंडमार्क जजमेंट की हाँ इस वाले टॉपिक पे ये जजमेंट है हो गया नेक्स्ट, उसका निचोड़ जो है ना बात का वो याद रखिएगा। सो द राइट आंसर इज डी। और आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये कौन सी जजमेंट से डिराइव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू आइडल इज अ जुरिस्टिक एंटिटी कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी वॉज लेड डाउन इन। अब देखिए वैसे ही टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया कि हिंदू आइडल को जुरिस्टिक एंटिटी की दैट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी कौन सी जजमेंट में किया था? क्वेश्चन ऑन अ लैंडमार्क जजमेंट। Bengal immunity versus State of Bihar, Yogendra Nasser versus Commissioner of Income, K.M. Bashir versus Lona Chakola, Nanak Chand versus State of UP. So the right answer is B. अब एक और बात, अब ये बताइए कि बंगाल इम्यूनिटी वाला जो केस है, जजमेंट है, इसमें सबसे मेन चीज क्या हेल्ड हुई थी? क्या इससे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन सकता है? इससे सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आया था। तो ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देना है कि अगर ये जजमेंट इस क्वेश्चन के ऑप्शन में मेंशन की गई है तो कोई ना कोई तो रेलेवेंस है, कोई ना कोई तो क्वेश्चन है जिसका प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ क्वेश्चन मत प्रैक्टिस करिए, मैं हमेशा कहती हूँ हर क्वेश्चन से चीजें भी प्लीज सीखिए, तभी तभी इन क्वेश्चंस को करने का कोई मतलब आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जनरली मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 में आएगा कि कौन से, यहाँ पर आपको सारे हिंदू लॉ के एक्ट्स दे देंगे, यहाँ उनके एनफोर्समेंट डेट्स दे देंगे, देन देयर से मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो बताइए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कब आया था? 18 मई 1955। अगला, लॉ रिलेटिंग टू मैरिजेस अमंगस्ट हिंदूज हैज बीन कोडिफाइड अंडर। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप ये तो सबको ही आता होगा। इज इट HMA 1955, HAMA 1956, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 और ऑल ऑफ द अबव? द राइट क्वेश्चन आंसर हियर इज HMA 1955। अब एक और चीज, ये चीज भी अब जल्दबाजी में ये नहीं हाँ मैरिज से रिलेटेड है तो बस मैरिज देखा और उसको टिक कर दिया, क्या पता ऑप्शन में 1956 लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ईयर का बहुत इंपॉर्टेंस है। और क्या पता अगला क्वेश्चन क्या पता ये होता कि HMA 1955, HMA 1956, HMA 1957। तो तो खाली HMA पे मत ध्यान देना कि हाँ ऊपर मैरिज लिखा है नीचे मैरिज लिखा है यही आंसर है। ये तो हम तब करेंगे जब हमें कोई आइडिया ही नहीं है चीजों का। ईयर्स को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस देखे हो तो क्रोनोलॉजी पे बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या पता इसी को क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता कि आप बताइए लेटेस्ट टू लास्ट, लास्ट टू लेटेस्ट, तो आपको ये ईयर ना देके खाली इनके नाम दे देते HMA, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो फिर इसलिए आपको ईयर्स याद रखना बहुत जरूरी है हर एक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The term Hindu denotes the person professing Hindu religion, professing Buddha, Jain or Sikh religion, who are not professing Muslim, Christian, Parsis और Jain religion. ठीक है. 1 and 2 are correct and 3 is incorrect. 2 and 3 are correct and 1 is incorrect. 1, 2 are incorrect but 1 is correct. 1, 2, 3 all are correct. बताइए. The right answer is D. क्यों? ये तीनों ही चीजें आपके सेक्शन में मेंशन्ड है, तो यहाँ ये बन गया आपका बेयरैक बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ हिंदू यूज्ड इन HMA 1955? सिख, जैन, पारसीज या बुद्धिस्ट? बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट गो में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको लगेगा चारों ही मेंशन्ड है, लेकिन जो हमारा पारसीज है ना, वो उसमें उसमें मेंशन है नेगेटिव वाले में. देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन से याद किया हमने, ये वो आर नॉट प्रोफेसिंग मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज और जैन रिलीजन. ठीक है. ये जैन नहीं है ना. ठीक है. वो आर नॉट प्रोफेसिंग मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसीज. तो यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म बोला है. हिंदू की जो डेफिनेशन है, उस जो मतलब इनिशियल सेक्शन में दिया हुआ है, उसमें यही लिखा हुआ है, इंक्लूड सिख, Jain, Buddhist, and not Parsis, not Muslims, not Christians. So the right answer will be C. Negative question था, ध्यान से देखना है. ठीक है. Next. Under Hindu law, the persons descended from a common ancestor but by different wives are known as full blood relation, half blood relation, uterine blood relation या no blood relation. द राइट आंसर इज बी. ये किससे आया? हमारा डेफिनेशन पार्ट से आया. और एक बात ध्यान रखिए, फैमिली लॉ में अगर हिंदू लॉ की हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो हमारे डेफिनेशन से काफी क्वेश्चन आते हैं. डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है उससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो उस चीज को अच्छे से याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. If parties to a Hindu marriage are superior to each other, the marriage is valid, voidable, void या none of the above? The right answer is void. अगेन कंडीशंस वगैरह पे इस पे क्वेश्चन बन जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट. रूल रिलेटिंग टू सपिंदा रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीगैमी, एंडोगैमी, एक्सोगैमी या पॉलीएंड्री. सपिंदा रिलेशनशिप का मतलब कि आपस में आप नहीं कर सकते हैं शादी. ठीक है ना. तो उसका तो मतलब हुआ कि एंडोगैमी, मतलब एंडोगैमी भी समथिंग. लेकिन एंडोगैमी का मतलब तो ये होता है कि आप विद इन द अपने उसमें आप शादी कर सकते हैं. एक्सोगैमी का मतलब होता है कि आपको बाहर शादी करनी है. ठीक है. आपको विद इन द फैमिली नहीं करनी है. तो सपिंदा रिलेशनशिप इसी पे तो बेस्ड है कि अगर आप विद इन द फैमिली कर रहे हो तो दैट इज अ वॉइड मैरिज. यू हैव टू डू इट आउटसाइड दैट फैमिली का जो उसमें हमारा दिया हुआ है ट्री जो हम बनाते हैं, थर्ड टू द मदर, फिफ्थ टू द फादर करके. तो वो सब चीजें याद हमें इसमें रखनी है. नेक्स्ट. सपिंदा रिलेशनशिप एक्सटेंड्स अप टू 4 जनरेशन थ्रू मदर, फिफ्थ टू मदर, थर्ड टू मदर, नन ऑफ द अबव. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पक्का से बनता है. Sapinda relationship, third to mother and fifth to father. Next, prohibited degree and Sapinda relationship. ये दो concepts जो हैं, are they mutually exclusive? Are they dependent on each other? Can they overlap or none of the above? They can overlap. अब दोबारा से देखिए, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन. अभी तो ये इनिशियल चीज से हमने पढ़ा है, तब भी देखिए कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन चुके हैं सिर्फ उतने ही पोर्शन से. तो इसलिए कुछ भी छोड़ के मत जाइएगा. जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, जुरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ क्राइम्स, हमारा ये फैमिली लॉ, CPL वगैरह का आप देख सकते हैं, और जो दूसरे हमारे एक्ट्स हैं जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन सबको अच्छे से थोड़ा करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. सो द राइट आंसर इज सेक्शन 3F. तो यहाँ से सपिंदा इन सबको आप अच्छे से डेफिनेशन क्लॉज में से करके जाइएगा. तो ये थी आज पहली क्लास हमारी फॉर द ब्रिजिंग द गैप MCQ सीरीज. तो इसके थ्रू मैंने कोशिश की कि आपको MCQs तो कराऊं, क्योंकि वो MCQs जरूरी नहीं है सेम आएंगे पेपर में, लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये MCQs कराने का ये है कि मैं आपको बता सकूं क्या जरूरी है जो आप ये बचे हुए दिन में पढ़े, कि अब ये हमारा UGC नेट लॉ का जो हम पेपर अपियर कर रहे हैं भाई, एक बारी में ही हम क्लियर कर लें. तो
जैसे स्कूल में होमवर्क मिलता था, थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं, कुछ दिन ही बचे हैं। तो फैमिली लॉ के लिए हम, ये इसका मतलब ये नहीं है कि और फैमिली लॉ के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हम और फैमिली को लॉ के क्वेश्चंस लाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम डेली क्वेश्चंस अब अपलोड करते हैं, कि ब्रिज कर रहे हैं हम गैप को, कि यहाँ पर जितना पढ़ा रहे हैं वहां भी पढ़ा कर रहे हैं। तो फैमिली लॉ के लिए आपका होमवर्क है कि आपको इंडेक्स बहुत अच्छे से करना है, जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से करना है, डेफिनेशन भी समझनी है, और डेफिनेशन का कौन सा सेक्शन है और सब सेक्शन है, वो ABCD है, सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर जजमेंट, जजमेंट में लैंडमार्क जजमेंट तो आप मिस आउट कर ही नहीं सकते हैं। अगर हो सके तो उनके ईयर्स अगर थोड़ा बहुत याद रहे तो कर लीजिए, बिकॉज क्रोनोलॉजी वो अगेन इसमें पूछ सकते हैं। वैसे क्रोनोलॉजी जजमेंट में वो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछते हैं, बट स्टिल हमें तैयार रहना है हर चीज के लिए। और जजमेंट का निचोड़, कि भाई क्या बोला गया था वो, ठीक है। सोर्सेज में आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाकर सोर्सेज पे ही बना दिया जाता है, क्योंकि अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं इतने आते, बस असर्शन बेस्ड आ गया, मैच आ गया। तो अच्छे से पढ़िएगा सोर्सेज, कौन सा मॉडर्न है, कौन से पुराने हैं, मन्नू ने क्या किया है, और मिताक्षरा किसका है, ये सब क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। एंड एट द एंड कंसेप्ट, ये तो आना ही चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, कंसेप्ट तो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कब पेपर में क्या घूम जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम ऐसे अब लाएंगे जब तक एग्जाम है, तब तक हम प्रॉपर तरीके से अच्छे से करेंगे, आपको बताएंगे ये सब चीजें जरूर के जरूर पढ़ के जाइए, जिससे कि डी डे पे हमारा जो मिशन है वो हम अकम्प्लिश कर पाए, अच्छे से पेपर को एस कर पाए। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड डू शेयर। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, और वहां भी हम बहुत सारे MCQs डालते हैं। थैंक यू सो मच।